तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ललित सिंह यादव जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी, हमारे तमाम विधायक साथी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी जिले के, ब्लॉक के, गांव-गांव से आए हुए मेरे साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां जीतू पटवारी जी ने छोड़ी थी। एक तो उन्होंने कहा कि आरक्षण 10 साल था, तो पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है। आरक्षण दो प्रकार का है, एक है शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और दूसरा है राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की सीमा 10 साल थी, जिसको सरकारें हर 10 साल बाद बढ़ाती है, लेकिन सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों का आरक्षण अनलिमिटेड है, तब तक है जब तक इक्वलिटी ना आ जाए। यह कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, बीजेपी झूठ फैलाती है, तो हमें लोगों को सच बताना है। लोग ताकत को ढूंढ कहां रहे हैं, ये ताकत है कहां, क्या होती है ताकत, ताकत का स्वरूप कैसा, चेहरा कैसा है। ज्यादातर लोग ताकत से अनभिज्ञ हैं। वो ताकत खोज रहे हैं एक सांसद में, वो ताकत खोज रहे हैं एक विधायक में, वो ताकत खोज रहे हैं एक मंत्री में। लेकिन हमारे संविधान में बेसिकली ताकत सरकार के पास है, लेकिन सरकार के कई अंग हैं। मुख्य रूप से 3 अंग हैं, व्यवहारिक रूप से 4 अंग हो गए। एक है आपकी लेजिस्लेचर, विधायिका, चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो, एक ताकत वहां है। दूसरी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जिसमें आपका मंत्रिमंडल और ब्यूरोक्रेसी। तीसरा आपका न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन एक चौथा अंग है जो इन सबको प्रभावित करता है, वो है मीडिया। जब मीडिया ट्रायल किसी केस में शुरू होता है, तो जज भी कई बार प्रभावित हो जाते हैं, उनके जजमेंट प्रभावित हो जाते हैं। जब मीडिया किसी मुद्दे को ज्यादा तूल देता है, तो सरकारें प्रभावित हो जाती हैं, एमपी एमएलए प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उस मीडिया के अंदर आपकी कोई आवाज ही नहीं है। जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं मीडिया में, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, तो पता लगा है ही नहीं। तो जहां ताकत है वहां आपका प्रतिनिधित्व है या नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया में आपका कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। उसके बाद दूसरी ताकत है वो न्यायपालिका, और चूंकि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, और उसका रास्ता जाता कॉलेजियम से। कॉलेजियम में आपके बेशक आज भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब हों, लेकिन अन्यथा पूरे देश में उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व ना के बराबर है।
तो जो सत्ता के बेसिकली 4 अंग बन गए, उस 2 अंग में आपका प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं। अब बचे 2 अंग, व्यवस्थापिका या विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका में टॉप लेवल पे जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, जो भारत सरकार के लगभग 81 सचिव हैं और उनके ऊपर एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है पूरे देश में। ये जो अलग अलग मंत्रालयों के जो सेक्रेटरीज होते हैं, विभागों के जो सेक्रेटरीज होते हैं, स्टेट के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है। इसी प्रकार केंद्र के अंदर सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इससे ज्यादा काला अध्याय हमारे देश का क्या हो सकता है? देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का नहीं बना। एक बार केवल मौका आया था, उत्तर प्रदेश कैडर से एक वरिष्ठ आईएएस थे हमारे माता प्रसाद जी, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनना था। जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो रिटायर हुए और प्रथम दलित कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले थे माता प्रसाद जी। लेकिन सरकार की साजिश देखिए, जो रिटायर हुए थे उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया और इस 6 महीने के अंदर माता प्रसाद जी रिटायर हो गए। आज तक के आजाद भारत में एक ही बार मौका आया था जब कैबिनेट सेक्रेटरी कोई दलित समाज का बनने वाला था, और वो भी सीनियरिटी से बनने वाला था, काबिलियत से बनने वाला था, लेकिन उनको जातिवादी लोगों ने बनने नहीं दिया। जिस जातिवादी सोच के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन गए हो, जिस जातिवादी सोच के लोग हाई कोर्ट्स के अंदर जज बन गए हो, और वहां आपको हमारा भरोसा तो जी न्यायालय में है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए तो हो जाए, हमारा भरोसा तो न्यायालय से भी टूट रहा है। भंवरी देवी का केस याद होगा आपको, राजस्थान का सामूहिक बलात्कार हुआ भंवरी देवी के साथ। जब दबंग पकड़े गए, केस चला, तो हाई कोर्ट के जज ने यह कह के बरी कर दिया मुलजिमों को कि चूंकि जो मुलजिमान हैं वो स्वर्ण जाति के हैं और कंप्लेनेंट जिसके साथ बलात्कार हुआ वो अछूत समाज से है, स्वर्ण जाति के लोग अछूत समाज को छू ही नहीं सकते, इसलिए वो बलात्कार कर ही नहीं सकते, यह कह के बरी कर दिया। तो अगर हाई कोर्ट के जज की मानसिकता इस तरह की जातिवादी है, तो अब किससे न्याय की उम्मीद करोगे? इसी तरह का जजमेंट एक और हाई कोर्ट के जज ने दिया। यह बात थोड़ी पुरानी होगी, मैं लेटेस्ट बताता हूं। अभी जून के महीने में 2025 में उड़ीसा के अंदर एक गांव में उत्खनन चल रहा था, माइनिंग हो रही थी। गांव उजड़ ना जाए इसके लिए हमारे कुछ युवाओं ने, दलित भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी की सरकार ने धरने को कुचलने के लिए हमारे दलित समाज के युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं हुई, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जब जमानत का ऑर्डर किया तो जमानत के ऑर्डर में एक शर्त लगा दी कि मुलजिम 3 महीने तक फला थाने में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक साफ सफाई झाड़ू पोछा करेगा, और पुलिस को हिदायत है कि वो उसको फिनाइल, पोछा और झाड़ू अवेलेबल कराएगी। तो वो हाई कोर्ट का जज जो जमानत में उसकी जाति को देख के शर्त लगा रहा है और उसको वही काम दे रहा है जिसको वो वर्षों से जिसको मजबूरी में करता आया, उस जातिवादी जज से आप न्याय की उम्मीद करोगे?
मैंने इसके ऊपर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन भी किया है। मैंने निवेदन किया इस तरह के जजमेंट देने वाले जजों की सूची बनाइए। अगर हाई कोर्ट के अंदर जज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज अगर कोई जातिवादी मानसिकता को लेकर बैठा है और किसी धर्म विशेष से बंधा है, जाति और धर्म के नाम पर अपने निर्णयों के अंदर निष्पक्ष नजर नहीं आता है, ऐसे जजों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और वो मुख्य न्यायाधीश को करना चाहिए। सरकार का कोई धर्म नहीं होता। पूरे देश के लोगों को यह बात समझ आनी चाहिए, हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो हमारे देश का संविधान है। संविधान ही धर्म है। भारत विविधताओं से बना है। हर 50 किलोमीटर में भारत में जाति, ये समझ लीजिए, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, हजारों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। इतनी विविधताओं वाला देश जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, ऐसे भारत को जो 6743 जातियों में बटा हो, जो अनेकों धर्मों में बटा हो, जहां अनेकों भाषाएं हो, अनेकों संस्कृतियां हो, ऊपर से 562 रियासतें, उसको एकजुट करके सशक्त मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार करना और उसके बाद वो दोबारा से न टूट जाए, ऐसा संविधान देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पूरे भारत के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का। उन्होंने इतनी विविधताओं के बावजूद एक ऐसा संविधान दिया, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द के देशों में भी प्रजातंत्र था, लेकिन वहां प्रजातंत्र खत्म हो गया। अगर भारत को छोड़ दे तो भारत के चारों तरफ के देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इन सब देशों को देखिए कि उनका प्रजातंत्र कितना बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ। और इतनी विविधताओं के बावजूद अगर भारत मजबूती के साथ एकजुट होकर खड़ा है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यकुशलता, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उसका नतीजा है। सरकार बन गई आपकी, आपने सोचा कि अब तो ताकत हमारे हाथ में आ गई। मान लो पिछड़े वर्ग से जीतू पटवारी जी आते हैं और हमने मुख्यमंत्री बना दिए। अब इनके मन में मुझे दलितों को, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ करना है। ये खुद करेंगे या अपने सेक्रेटरीज को कहेंगे? ये अपने आईएएस को तो डायरेक्शन देंगे कि ये योजना बना के लाइए, मुझे इन वर्गों के लिए कुछ करना है। तो पहली बात तो वो अधिकारी अगर जातिवादी मानसिकता वाला है, उसके मन में अगर सामाजिक न्याय नहीं है, तो वो उस जो ये बनवाना चाहते हैं योजना, उस योजना को बना के नहीं लाएगा। उनको राजनीति भी करनी है, विपक्ष के हमले भी झेलने हैं। उसको सबको करते हुए उनको याद आएगा 6 महीने बाद कि मैंने अपने अधिकारी को कुछ योजना बनाने के लिए कहा था। ये उससे पूछेंगे क्या हुआ, हमको कहा था योजना बनाने के लिए। क्योंकि उसने बनाया नहीं है, जानबूझ के नहीं बनाया, वो कहेगा जी बस बन रही है, तैयार हो रही है। फिर ये गुस्से में आएंगे, डांट के कहेंगे मुझे इतने दिन में चाहिए, वरना सोच लेना। गाली तो दे नहीं सकते, संवैधानिक पद पे है, कानूनी बाध्यताएं भी है, नैतिकता भी कोई चीज होती है। तो ये संवैधानिक तरीके से निश्चित दायरे में रह के उनको डांटेंगे और एक टाइमलाइन कहेंगे कि मुझे विद इन टाइम चाहिए। पहली बात तो वो जब दूसरी बार इनको याद आएगा फिर पूछेंगे तो पता लगा 3-4 महीने और निकल गए। फिर वो कहेगा, जब अब आपको याद आएगा आप पूछेंगे क्या हुआ योजना का, वो कहेगा हाँ जी बन गई। बन तो गई, मेरे सामने क्यों नहीं आई? ठीक है जी, कल ला देते, लेके आएगा अगले दिन। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा भी इसमें ये कुछ चीजें ऐड करो, जो आप बना कर आए इसमें कुछ और सुधार करो। वो लेके जाएगा, फिर कई महीने खा जाएगा।
उसके बाद फिर इनको याद आएगा, फिर पूछेंगे क्या हुआ योजना का, कैबिनेट नोट आना था। वो कहेगा जी कैबिनेट नोट तैयार है, एक बार आप फाइनल कर दो। ये देखेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे ठीक है फाइनल। उसके बाद सीधे कैबिनेट में नहीं लगता, मैं आपको बता दूं। फिर वो कहेगा जी मैं लॉ डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कमेंट ले लूं, वेटिंग करा लूं। फिर वेटिंग में लग जाएंगे 2-3 महीने। पता लगा इनके कार्यकाल का 1.5 साल चला गया, तब जाके वो कैबिनेट में आया, कैबिनेट में पास हो गया थंबिंग मेजोरिटी से। उसका नोटिफिकेशन में वो लगा देगा महीना। हमने सोचा हो गया काम, तो कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन भाई उसका गजट नोटिफिकेशन भी होना होता है। 1-1.5 महीना वो उसमें खा जाएगा। चलो वो मान लो वो भी हो गया, अब तो लागू हो जाना चाहिए। चूंकि उसकी नीयत नहीं है लागू करने की, वो अपने ही किसी आदमी से हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगवाएगा, और वहां पे जज साहब बैठे हैं उसी जातिवादी मानसिकता के, वो तुरंत स्टे कर देंगे। कहेंगे सरकार जवाब दाखिल करे 6 महीने के अंदर। पता लगा आपका जवाब 6 महीने में दाखिल नहीं हुआ, जो अक्सर होता है, दाखिल नहीं होता। फिर टाइम मांगेगा, अल्टीमेटली जवाब दाखिल होगा, लेकिन कब में इनके 5 साल का कार्यकाल चला गया, वो स्टे खारिज नहीं हुआ तब तक। जो ये करना चाहते हैं, सत्ता भी आ गई, मुख्यमंत्री भी बन गए, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ताकत बटी हुई है, एक जगह नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास है, जुडिशरी के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, और उसे बीच बीच में मीडिया प्रभावित करेगा। ऐसे हालात में मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, ऐसे ही नहीं कोई मैं हवा में बात कर रहा हूं। जीतू जी एग्जाम्पल दूंगा, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 340 के अंदर संविधान में पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण साथ में ही देना चाहते थे, तो बहुत सारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि नहीं, ओबीसी का कोई डाटा नहीं है, क्योंकि एससी और एसटी की जाति की गणना होती है, ओबीसी का कोई डाटा नहीं है, इसलिए उनको अभी नहीं देना। पहले इसके ऊपर कमीशन गठित करो, उनका पूरा डाटा कलेक्ट करो, कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में आएगी, क्या क्राइटेरिया होगा, उसके बाद लागू करेंगे। तो काका कालेलकर आयोग बन गया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट खत्ते में। फिर 78 में बीपी मंडल जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में चेयरमैनशिप में मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट आई, फिर खत्ते में। फिर वीपी सिंह जी के द्वारा 7 अगस्त 1990 को, चूंकि 8 अगस्त को रैली होनी थी देवीलाल जी की, उसको भी काउंटर करना था। 7 अगस्त 1990 को शाम को मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की घोषणा करती, उसको लागू कर दिया। लेकिन ये नहीं बताया किसके लिए। पिछड़े वर्ग के ही लोग सारे रोड पर उतर के आगजनी करते रहे, विश्वविद्यालय बंद कर दिए, बसें जला दी। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, पिछड़ा वाले की धरने प्रदर्शन कर रहा वो राजीव गोस्वामी जला था, आपको याद होगा, पिछड़े वर्ग से था। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आपके लिए सब सोच रहे थे, एससी का बढ़ा दिया। गलती सरकार की थी, पहले बताना था प्रचार करके ये मंडल कमीशन किसके लिए है, इससे किसको फायदा होगा, कौन सी जातियों को फायदा होगा। लेकिन मैं उससे एक कदम आके ये रेफरेंस जानबूझ के दे रहा हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट में जाते ही इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस था, वो कोर्ट ने तुरंत स्टे कर दिया, 1 मिनट नहीं लगा, स्टे कर दिया। 2 साल कोर्ट में चला। 1992 में जाकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और जजमेंट आने के बाद नोटिफिकेशन होने में भी इतना टाइम लगा कि 1993 में नोटिफिकेशन होकर मंडल कमीशन का आरक्षण, मतलब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई और पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला।
कॉलेजों में तब भी नहीं हुआ। कॉलेजों में ओबीसी के लिए 2007 में आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने किया। ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब ओबीसी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 340 में तभी देना चाहते थे आजादी के टाइम पे, तो ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि उनकी अलग अलग जाति की गणना, उनका क्या बैकग्राउंड है, कौन उसमें आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, इसका सर्वे नहीं है, पहले कमीशन बनाओ तब देंगे। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को देने की बात आई, मैं पूछना चाहता हूं उस पूरे सभागार के अंदर क्या कोई कमीशन बना? नहीं बना। कोई जाति की गणना हुई कि गरीबी के रेखा में कौन आ रहा है? नहीं हुई। एक दिन के अंदर कैबिनेट में पास, दूसरे दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा का सत्र उस दिन खत्म हो गया तो एक दिन बढ़ा दिया, स्पेशल एक दिन बढ़ा के तीसरे दिन राज्यसभा में पास, चौथे दिन राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होकर रात को अधिसूचना जारी होकर 4 दिन के अंदर लागू कर दिया। 4 दिन के अंदर लोग कोर्ट गए कि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या है, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग आते हैं, कितने % लोग हैं, कोई डाटा नहीं। लोग ये इसी ग्राउंड पे कि आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 16(4) जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन की बात करता है, प्रतिनिधित्व की बात करता है, तो उसमें कानून, भारत का संविधान कहता है दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जिन वर्गों को ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया वो तो पहले ही ओवर रिप्रेजेंटेड है, संख्या से कई गुना ज्यादा पहले से सरकार के अंदर नौकरियों में है, हर क्षेत्र में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया? ओबीसी के रिजर्वेशन पे कोर्ट में आते ही स्टे क्यों मिला? 2 साल क्यों लगे? और ईडब्ल्यूएस के मामले पर स्टे क्यों नहीं हुआ? ये हमारे सबसे बड़े न्यायालय की जातिवादी मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि हम लोग जो बोलने लायक बने हैं, अगर राजेंद्र गौतम आज आपके बीच बोल रहा है, अगर मैं एक वकील बना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन न दिलाते तो दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर में मेरा एडमिशन नहीं होता, तो मैं वकील न बनता। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन ना दिलाते तो मैं 2 बार एमएलए भी नहीं बनता, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो हम तो आज जो भी बने, कोई जज बना, कोई कलेक्टर बना, कोई साइंटिस्ट बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई वकील बना, कोई जो भी हम बने हैं, बोलने के लायक बने हैं, ये किसी की कुर्बानी की वजह से बने हैं। कहीं ना कहीं हम समाज के लिए गद्दार साबित हुए हैं। हमें यह सब कुछ देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवा दिया, अपनी जवान पत्नी माताबाई रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर, पूरे जीवन संघर्ष करके इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हजारों साल की गुलामी को तोड़कर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन से, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देकर, एमपी एमएलए काउंसलर हर जगह पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर, हमको अगर ये ताकत दी है अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिली है। आपको याद होगा 18 मार्च 1956 को आगरा की भूमि में चक्की पाठ बौद्ध विहार पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आए थे और उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं ये उम्मीद करता था कि लोगों का मौका मिलेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी में आएंगे, फिर मेरे समाज के लोग इस पूरे मूवमेंट को लेकर आगे जाएंगे। जब मैं अकेला अपने समाज के लोगों को ये सब कितने मुश्किल कष्ट झेलकर
कितना संघर्ष करके मैं इस कारवां को यहां तक लेकर आया और सबको मैं ये सब कुछ दे गया। तो मेरे इतने सारे लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, सब मिलकर जब समाज को साथ लेके चलेंगे तो समाज को आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जो लोग आगे बढ़े वो अपने परिवार तक सीमित हो गए। इस लड़ाई को जिस दिशा में लेके जाना था वो नहीं कर पाए। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मन दुखी था और उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायियों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं बड़े कष्ट से, बड़ी मुसीबतों से इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। आप लोग इस कारवां को आगे लेकर जाना और अगर आगे ना ले जा सको तो कम से कम इसे यहां रोक के रखना, इसे पीछे मत जाने देना। आज वो कारवां पीछे चला गया है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ, भारत गरीब था, सरकार कांग्रेस की थी। उस गरीब भारत के अंदर शिक्षा लगभग फ्री थी। गरीबी से गरीबों के बच्चे भी पढ़ के वजीफे का लाभ उठाकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सियों तक पहुंचे। जब भारत गरीब था तब की बता रहा हूं, तब इतना स्कॉलरशिप, वजीफा मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से पढ़ के लोग चीफ इंजीनियर तक की कुर्सी पर पहुंचे। माँ बाप कर्ज लेके एडमिशन कराते थे, लेकिन वजीफे का पैसा मिलता था, उसी से कर्ज भी चुका देते थे, 2-3 जोड़ी कपड़े भी सिलवा देते थे और पूरे साल भर का खर्चा पढ़ाई का वजीफे के पैसे से ही आदमी आगे बढ़ जाता था। लेकिन एक भारत आज का है, वो भारत कांग्रेस के टाइम का था। ये ध्यान रखना कि वजीफा भी अगर इतना मिल जाता था कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते थे, या जो भी कुछ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए वो तो 1956 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनकी योजना आगे किसने बढ़ाई? अगर नीयत खराब होती तो उनके जाने के बाद वो योजनाएं बंद हो जाती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दिया, अगर उसको इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया और बाबू जगजीवन राम जी ने उसका नेतृत्व किया। आज जब भारत अमीर हो रहा है, कह रहे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। ये कैसी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भाई? कैसी अमीरी है कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों से तो पढ़ाई छिन गई है। चूंकि एक वो सरकार थी जिसने गांव गांव में स्कूल खोला, उसने देखा कि लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं, दलितों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, 5वीं 8वीं तक पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या कारण है? सर्वे करा तो पता चला कि स्कूल बहुत दूर है। तो कांग्रेस ने कहा अगर दूर है इसलिए छोड़ रहे तो हम गांव गांव में स्कूल खोल देते हैं। गांव के नजदीक स्कूल खुले तो हमारे लोग पढ़ने लगे, ज्यादा मात्रा में पढ़ने लगे। यहां तक कि लड़कियां पायलट बनने लगी, इंजीनियर बनने लगी, साइंटिस्ट बनने लगी, प्रोफेसर बनने लगी। एक वो सरकार थी जिसने शिक्षा को लगभग फ्री रखा, गांव गांव तक स्कूल खोले। एक आज की ये 11 साल की सरकार है, पिछले 11 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जो विदेश पढ़ने के लिए पैसा मिलता था वो लगभग बंद हो गया। जो हायर एजुकेशन के लिए वजीफा मिलता था वो लगभग वो बंद हो गया। जो उस समय की सरकार ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड, ट्राइबल सब प्लान फंड बनाया, बजट में प्रोविजन किया, वो फंड भी लगभग बंद हो गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों को इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण करके सरकार के कब्जे में ले लिया। लाखों हमारे लोगों को बैंकों में नौकरी मिली, इंश्योरेंस कंपनियों में नौकरी मिली। सैकड़ों उन्होंने पीएसयूज बनाए, लाखों लोगों को पीएसयूज में नौकरी मिली। एक आज की सरकार है सारे पीएसयूज को बेचने का काम कर रही है। एयर इंडिया बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे आधे से ज्यादा बेच दिया, पीएनटी लगभग बंद, एमटीएनएल बंद, बीएसएनएल बंद, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, आईटीडीजी के होटल बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया। एक एक करके भारत सरकार के वो सारे उपक्रम जो कांग्रेस ने बनाए थे, जिसमें हमारे अब तक करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली थी, वो सारे प्राइवेटाइज कर दिए और हमारे नौकरी के रास्ते भी बंद कर दिए। आज अगर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपका एडमिशन आपका हो जाता है, एग्जाम पास हो जाता है,
पहले बात तो कोचिंग के लिए आपको 2-3 लाख 4 लाख खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो लॉ में एडमिशन लेना हो, चाहे इंजीनियरिंग में लेना हो, चाहे मेडिकल में लेना हो, चाहे मैनेजमेंट में लेना हो। हर चीज के लिए रिटर्न एग्जाम है, कंपटीशन है। रिटर्न एग्जाम की तैयारी कई लाख रुपए खर्च होते तब होती है, और अगर बच्चा बहुत काबिल है, कंपटीशन में पास हो जाता है, उसका नंबर आता है। एनएलयू के अंदर लॉ करने के लिए 5 साल की डिग्री करने के लिए 25 लाख चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल की डिग्री करने के लिए 15 से 20 लाख चाहिए। भाई अपने बारे में सोचो ना, SC ST के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपए के बीच है। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन से अच्छी नौकरी में आ गए या कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लिया। 1% लोग तो इस पढ़ाई का, आज की इस पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। 99% लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। और SC ST तो छोड़िए, स्वर्ण जाति के भी 75 से 80% लोग आज की इस महंगी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते। तो इस सरकार ने आगे बढ़ाने की बजाय आपके आगे बढ़ने के रास्ते ही बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए, आपका वजीफा भी खत्म कर दिया, आपकी फेलोशिप भी खत्म कर दी। तो एक सरकार है जो छीन रही है और एक सरकार है जो दे रही है। फूड सिक्योरिटी बिल किसने दिया? कांग्रेस ने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसने दिया? सूचना का अधिकार, कांग्रेस ने। 100 दिन की रोजगार गारंटी मनरेगा किसने दिया? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस ने। राइट टू एजुकेशन किसने दिया? कांग्रेस ने। गरीब समाज के लोगों को खेत की जमीन के पट्टे, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे किसने दिए? कांग्रेस ने। सैकड़ों PSUs बना के करोड़ों लोगों को नौकरियां किसने दी? कांग्रेस ने। एक देने वाली सरकार थी और एक छीनने वाली सरकार है। और इस बीच जो नई नई पार्टियां बन रही हैं, पूरा काफिला होता है गाड़ियों का। अभी तो ये भी सोच रहे लोग गाड़ी यहां कहां से आ रही है, उस गाड़ी में पेट्रोल कहां से आ रहा है। जो पेट्रोल दे रहे हैं, अगर पेट्रोल का पैसा ही बंद कर दिया, गाड़ी रुक जाएंगी। हमारी वोट हमारी ताकत होनी चाहिए। हमने अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि जब अंग्रेजों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डायलॉग कर रहे थे, जो अंग्रेजों से लड़के वो हमारे लोगों को दिलवाना चाहते थे, उस वक्त जो चर्चा हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो सरकार चाहती थी वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई को मिलना चाहिए। जो ग्रेजुएट है उनको ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, जो बड़े जमींदार हैं, रजवाड़े हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज सरकार के सामने अड़ गए। उन्होंने कहा मनुस्मृति की वजह से हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया तो ग्रेजुएट कहां से बनते? मनुस्मृति की वजह से हमारे लोगों को व्यापार नहीं करने दिया तो व्यापारी कहां से बनते? और व्यापारी नहीं बनते तो इनकम टैक्स पेई कहां से बनते? मनुस्मृति की वजह से संपत्ति का भी अधिकार नहीं था तो हम लोग बड़े जमींदार कहां से बनते? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरकार के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार सबको बराबर रूप से मिलना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, सबको एक वोट का अधिकार होना चाहिए और सबकी वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने उस वोट की इतनी मुश्किल से जो बाबा साहब ने वोट दिलवाई थी, हमने उसका क्या किया? 5,000 रुपए में, शराब की बोतल में, 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट बेच दी। ऊपर से जो छोटी छोटी नई नई पार्टी बन रही है बीजेपी के पैसे से, हमारी वोट को बांट के वो उनको सत्ता में ला रही है, उनको, जो मनुवादियों को, जिन्होंने इस देश के संविधान को बदलने का संकल्प लिया है, उस मनवादी सरकार को जिसने, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल्ली के रामलीला मैदान में पुतले जलाए थे। कृपात्री महाराज, हिंदू महासभा के कृपात्री महाराज को आगे करके पूरा आंदोलन बाबा साहब के खिलाफ छेड़ दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि अगर मैं इस देश की हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दे सकता, पति जालिम और क्रूर है तो उसको तलाक का अधिकार नहीं दे सकता, जवानी में मर जाए तो दूसरी की शादी करने का अधिकार नहीं दे सकता, पिता पति की संपत्ति में हक नहीं दे सकता, पति छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं दे सकता, तो मुझे फिर इस देश में मुख्य कानून मंत्री बने रहने का क्या हक है?
और उन्होंने इस देश की महिलाओं के हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। इसी तरह की सिचुएशन मेरे सामने आई जब 5 अक्टूबर 2022 को हजारों लोगों के साथ मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो केजरीवाल जी ने मुझे कहा स्थिति बहुत बिगड़ गई है, अब 2 रास्ते में से एक रास्ता तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो मेरी कैबिनेट में मंत्री रहो, ये अम्बेडकरवादी मिशन चलाओ, बोलो क्या करना है। मैंने कहा मैं रिजाइन भेज रहा हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन नहीं छोड़ सकता। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से वकील बने, उनकी वजह से विधायक बने, उनकी वजह से मंत्री बने, अब इस मंत्री की छोटी सी कुर्सी के लिए बाबा साहेब को छोड़ दूं। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, तुम भी खत्म हो जाओगे। तथागत बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, जो भी चीज दुनिया के अंदर आई है उसका अंत भी तय है। तो ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई जब आदमी मरता बांध के साथ ले जाए। सबकी जानी है और सबको मरना है, मुझे भी मरना है और मोदी जी को भी मरना है। ये तो खामेखा पागल हो रहे हैं, खामेखा पागल हो रहे हैं। अरे भैया ये जानी तय है, अब नहीं जाएगी, 2 साल बाद चली जाएगी। वैसे तो आरएसएस वाले छीनने वाले जल्दी। तो आज आपको समझना पड़ेगा समाज से बढ़ के कुछ और कुछ नहीं हो सकता। समाज के सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत आबरू से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। सारी कुर्सी छोटी है, समाज का सम्मान स्वाभिमान सबसे ऊपर है। जब तक इस देश के अंदर कांग्रेस के साथ दलित और माइनॉरिटी रहा तो कांग्रेस मजबूत रही। बाबू जगजीवन राम जी की अनदेखी हुई, एक ऐसा अविश्वास का वातावरण बना, धीरे धीरे इस देश का दलित कांग्रेस से अलग हुआ और कांग्रेस कमजोर हो गई। जो पूर्ण बहुमत से होती थी वो दूसरी पार्टियों के सहयोग से पे आ गई। लेकिन आपको सिर्फ ये अंतर करना है, राजेंद्र गौतम का कहना मत मानना, क्योंकि मुझे तो तथागत बुद्ध की बात याद आती है। जब वो महापरिनिर्वाण के एकदम पहले की बात है, वो लेटे हुए थे, उनका अंतिम समय था। भंते आनंद ने कहा तथागत अब हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा अत्तदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और दूसरी बात तथागत बुद्ध ने कही, किसी बात को इसलिए मत मानना कि मैं कह रहा हूं, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कोई बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, बहुत बड़ी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले जांचो परखो, अपनी बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से कसके देखो, परीक्षण करके देखो, उसके बाद अगर जो कही गई बात आपको लगती है ठीक है तब मानो। तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस को वोट दो, तो मेरे कहने से मत देना। आप इस बात में अंतर करो कि अब तक जितनी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार, दोनों के सरकार के कार्यकाल का चिट्ठा निकाल लो। किस सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग को क्या दिया और किस सरकार ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अगर उसके बाद आपको लगे कि केवल कांग्रेस के टाइम तक ही हमारे लोग आगे बढ़ पाए, उसने ही हमारे लिए विकास की योजना बनाई, उसी कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाया, बाबा साहेब के दिए हुए रिजर्वेशन को इफेक्टिव तरीके से लागू किया, और बीजेपी की सरकार ने वो सारा धीरे धीरे छीन लिया। हमारे वाइस चांसलर नहीं है, हमारे डीन नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है। यूथ का निर्माण कॉलेजों से होता है, कॉलेजों के अंदर पूरी मनुवादी व्यवस्था कब्जा कर चुकी है। न्यायालयों के अंदर मनुवादी व्यवस्था कब्जा कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन काफी हद तक दिखता उनकी जेब में है, सारी जांच एजेंसियां लगभग उनकी जेब में है। विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे में संविधान बचेगा कैसे? वो तो शुक्र समझो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मत वालों ने भारतीय जनता पार्टी के सपनों को चूर चूर कर दिया, वरना अगर 400 पार आ जाती तो बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाता। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, संविधान खत्म बेशक ना हुआ हो,
पर जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए थे 70% छीन चुका है, 30% बचा है। वो 30% आने वाले 10 से 15 साल में खत्म हो जाने वाला है। अगर आप नहीं चाहते कि वो खत्म हो, और अगर आप चाहते हैं जो 70% छिना है वो वापस मिले, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दें और मजदूर बन जाए, क्योंकि जो मजदूर बन जाएगा वो मजबूर हो जाएगा, जो मजबूर हो जाएगा वो गुलाम हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते आपके आने वाले बच्चे दोबारा से गुलाम हो, जो 3000 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तोड़ी थी और फिर से समाज गुलामी की तरफ बढ़ गया है, अगर आप नहीं चाहते हमारे बच्चे फिर से गुलाम हो तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को सत्ता पाने का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। आप संविधान को ही अपना धर्म मान लो, एकजुट हो जाओ, धार्मिक अंधेपन की जरूरत नहीं है, आंखें खोलो, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना शुरू करो। आपका अच्छा कहां है, बुरा कहां है, किस पार्टी को वोट देने से आपका वोट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी के पास जाने वाला है, यह सोचना पड़ेगा। चिंतन का विषय है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों की कोई आवाज उठाने वाला, सामाजिक न्याय की उनकी आवाज को बुलंद करने वाला, उनकी लड़ाई को लड़ने वाला कोई दलित लीडर हो तो बता दो मुझे। आज कोई आदिवासी पिछड़े वर्ग का लीडर हो तो बता दो। राहुल गांधी से अलग ईमानदारी के साथ मोदी की आंख में आंख डाल के सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की बात कोई करने वाला हो तो बता दो। ये जो तेलंगाना में जो जाति की गणना हुई है, इसमें 41 तरह के पैरामीटर रखे गए। ये केवल जाति की गणना नहीं है, इसमें इस बात की भी गणना हो रही है किस आदमी के पास खेत की जमीन है, किसके पास नहीं है, किस परिवारों के बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, किस कारण से छोड़ रहे हैं, किन जातियों में लोग व्यापारी हैं, किस जाति में कोई भी व्यापारी नहीं है, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने प्रोफेशनल है, कितने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। ये पूरा एक तरह का एक्सरे होने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर दवाई देता, ठीक नहीं होता, तो फिर डॉक्टर जांच कराता है ना, एक्सरे कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा। वो इसलिए कराता है ताकि बीमारी का कारण जान ले, और कारण जान लेगा तो इलाज कर देगा। तो सरकार को अगर वास्तव में ईमानदारी से दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों की बीमारियों का इलाज करना है, तो ये जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे करके डाटा इकट्ठा करना जरूरी है। जब ये डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार को योजना बनाने में मदद मिलेगी कि कौन सी जाति, कौन से समूह पीछे रह गए, किन कारणों से पीछे रह गए, आगे लाने का क्या तरीका होगा, तब योजना बनेगी। तो साथियों, आज पूरे देश के अंदर, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी 4000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करके, मजदूरों से मिलके, किसानों से मिलके, मोची से मिलके, राजमिस्त्री से मिलके, कुली से मिलके, कारपेंटर से मिलके, मैकेनिक से मिलके, सबके दर्द को जानने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, और जानने के बाद इलाज भी खोज लिया है। लेकिन इलाज तो तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे, और सत्ता में तब आएंगे जब हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित और माइनॉरिटी के लोग जो बिखर गए हैं, जब वो एकजुट होकर आदरणीय राहुल गांधी की ताकत बनेंगे, तो सत्ता भी आएगी और फिर न्याय भी होगा। तो लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते। अगर आज हमने आदरणीय राहुल गांधी जी का साथ नहीं दिया, हमारे बच्चे आने वाले समय में हमें कोसेंगे कि जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तुम छोटी मोटी पार्टियों में, गलियों में घूमते चल रहे थे, मजे ले रहे थे, दारू में इधर उधर चले गए, और आज समाज की बर्बादी हो गई, हमें फिर से गुलाम बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपने बच्चों की आंखों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते, उनकी आंखों में आंख डाल के बात करना चाहते हो, तो बच्चों के हक अधिकार के लिए आपको एकजुट होकर पूरी ताकत का निर्माण करना होगा, सामाजिक शक्ति का निर्माण करना होगा। और सामाजिक शक्ति का इस्तेमाल समाज के हित के लिए, जो पार्टी समाज को न्याय देने के लिए मजबूती के साथ संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी लड़ने को तैयार हो,
उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा, तब तो जीत होने वाली है, वरना हार निश्चित है, गुलामी निश्चित है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जौहार।